हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है। मैं सलमान कि जो वीडियो क्लिप आपने देखी ये दिखाता है द सीन आफ्टर हुथीस हिट मिसाइल ऑन तेल अवीव पर मिसाइल हिट करने के बाद जो भगदड़ मची, जो अफरा तफरी थी इसराइल में, तेल अवीव में, उसके बाद क्या सिनेरियो बना, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, ये वीडियो क्लिप है। दरअसल यमन के हुथी रेबल्स ने अटैक किया था तेल अवीव पर और ये अटैक था इन सॉलिडरिटी विथ हमास, क्योंकि अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब वो डीपली पेनिट्रेट कर रहे हैं इन गाज़ा एंड स्पेशली टू कैप्चर द नेटजारिम कॉरिडोर। उसको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है बाय IDF। तो उसको सॉलिडरिटी के तौर पर हुथी रेबल्स अटैक कर रहे हैं। हालांकि दो ऐसी मिसाइल्स थी जिसको इंटरसेप्ट कर लिया था इजरायली डिफेंस मैकेनिज्म ने, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया था, उसे फटने नहीं दिया था। लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो स्केल ऑफ वॉर है अब वो बढ़ने वाला है। ये अब सिर्फ एक एरिया पर नहीं रहेगा, ये गाज़ा तक नहीं सीमित है, अब इसका ऑपरेशन बढ़ने वाला है, इसका इम्पैक्ट बढ़ने वाला है। दरअसल हुथीस जो कि यमन में एक्टिव हैं और प्रॉक्सी हैं ईरान के, अलॉन्ग विथ हिजबुल्ला एंड हमास, वो अक्सर ऐसे अटैक्स करते रहते हैं अगेंस्ट इसराइल एंड अगेंस्ट USA। दे ऑल्सो अटैक द मर्चेंट वेसल जो वहाँ से मूव करते रहते हैं अलॉन्ग विद द कोस्टल एरिया ऑफ यमन, ताकि वहाँ पर वो अपनी एक डर का माहौल क्रिएट कर सके। हालांकि इसको लेकर तुरंत USA एक्टिव हो गया। USA का जो वॉरशिप है वहाँ पर एक्टिव है और अच्छी खासी फ्लीट है US की। उन्होंने स्ट्राइक किया है सना में, और सना के अलावा दूसरे और रीजन्स हैं यमन में जहाँ पर हुथीस के जो मेन जो सेंटर्स हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो अपना रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर अटैक किया है US ने ताकि उनको सब्सटेंशियल नुकसान पहुँचे। इसका मतलब कि तय हो गया है कि अब इसका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ने वाला है। यानी कि ईरान ने अपना काम शुरू कर दिया है, अपने प्रॉक्सीज को उसने एक्टिवेट कर दिया है। US में प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान इसमें ना घुसे तो ही अच्छा है, इसमें इंटरवेन ना करे तो ही अच्छा है। अगर रशिया की बात करें तो रशिया पहले ही पीछे हट रहा है, रशिया को कतई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी वो यूक्रेन रशिया वॉर में उलझा हुआ है और उसे रिजल्व करना चाहता है, तो वो कतई इसमें नहीं उलझना चाहेगा विथ US एंड इसराइल। और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे टेंशन बढ़ती जा रही है। US ने ये भी कहा है इसराइल से कि आप सिर्फ गाज़ा पर ध्यान दीजिए और हमास को न्यूट्रलाइज कीजिए, हुथीस को हम संभालेंगे। जो एयरक्राफ्ट कैरियर है US का वो वहाँ पर एक्टिव है यमन के कोस्ट के पास, और वहाँ से लगातार अटैक किया जा रहा है। पूरा फ्लीट है वॉरशिप्स का, अच्छा खासा डिफेंस सिस्टम वहाँ पर मौजूद है US का, जिसके आगे हुथीस ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रकार से पूरा जो वार जोन ऑफ वार है पूरा टेंशन क्रिएट कर रहा है। अब धीरे धीरे ये वार एस्केलेट होगा, डिस्कलेशन के बजाय ये वार एस्केलेट होता जाएगा और धीरे धीरे इसमें नए प्लेयर्स जुड़ते जाएंगे। हमास है, इसराइल है, हुथी आ चुके हैं और हो सकता है ईरान भी इसमें आ जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से एक मिसाइल गया था इसराइल तरफ, लेकिन वो सक्सेसफुली उसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया, यानी कि वो हमला नहीं कर पाया, ज़्यादा नुकसान इसराइल नहीं हुआ। लेकिन अब प्रोएक्टिवली काम करना होगा इसराइल को। यहाँ पर उसका साथ तो दे रहा है US, लेकिन कहाँ कैसे देगा और कब तक देगा, क्योंकि धीरे धीरे जो दूसरे प्लेयर्स हैं जैसे कि हिजबुल्ला अभी एक्टिव नहीं है, हो सकता है हिजबुल्ला खुद को रिग्रुप करे, रिआर्म करे और यहाँ पर एक्टिव हो जाए। जैसा कि कहा जा रहा था कि जो 45 दिन का सीज़ फायर एग्रीमेंट है साइन कर रखा है हमास ने और इसराइल ने, इस 45 दिन में हमास खुद को रिग्रुप करेगा, रिएक्टिवेट करेगा, रिआर्म करेगा। तो वैसे ही हुआ, खुद को उसने रिग्रुप किया, रिआर्म किया, रिसोर्सेज जुटाए और हमला करना शुरू कर दिया। और उसके अलावा उसके दूसरे जो प्रॉक्सीज़ हैं, हिजबुल्ला है, हुथीस हैं, वो भी खुद को रिग्रुप कर रहे हैं। उनको भी अच्छा खासा समय मिल गया ताकि खुद के रिसोर्सेज इकट्ठा कर सके, आर्म्स, एम्यूनिशंस, नए फाइटर्स ला सके, ताकि यहाँ पर वो एक लंबी जंग लड़ सके। यानी कि अगर अभी ईरान कुछ नहीं भी कह रहा है तो अपने प्रॉक्सीज़ को आगे रख कर वो लड़ाई लड़ने को तैयार है। और अगर ये प्रॉक्सीज़ कमज़ोर पड़ते हैं तो फिर वो अपने ऑपरेशन चलाएगा, जैसे कि उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 जैसे ऑपरेशन उसने चला रखे थे। यानी कि ये अब जोन अच्छा खासा समस्या खड़ी करने वाला है। ये रेड सी
से जुड़ता है आगे जाकर और यहाँ से फिर फर्दर जो है यूरोप का रास्ता है, तो ये इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है। यहाँ पर चोक पॉइंट्स भी हैं। बाब अल मंदब एक चोक पॉइंट है, वहाँ पर से आप ट्रेड को चोक कर सकते हो। आने जाने वाले जो मर्चेंट वेसल्स हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो। हुथीस ऐसा करते हैं और उनको परेशान करते हैं, जिससे कि ट्रेड एंड कॉमर्स इम्पैक्ट होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं चीज़ों के। तो जो ट्रेड पे डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए IMEC बनाया गया था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ताकि हुथी से बचा जा सके और जो सऊदी अरब ईरान की राइवलरी है उससे बचा जा सके कि दो चोक पॉइंट है, एक है बाब अल मंदब और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। इन दोनों को पास करते हुए सीधे जो है जाया जा सके टूवर्ड्स यूरोप, इजराइल और फिर देन यूरोप। तो अब यहाँ पर समस्या बढ़ने वाली है। ट्रम्प बार बार धमकी दे रहे हैं हुथीस को और बार बार अटैक किया जा रहा है इन यमन में लोग अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट USA चैंट कर रहे हैं, स्लोगन्स, नारे लगा रहे हैं, जो कि वो लगाएंगे ही अगेंस्ट US, अगेंस्ट इजराइल। लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में समस्या और बढ़ने वाली है। बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी होगी। ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल करेगा तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी होगी दोनों की तरफ से, फिर चाहे वो हमास हो, फिर चाहे वो IDF हो। और US की बात करें तो US थ्रू नेवल पावर हुथीस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ईरान को उसने कहा है कि वो बिल्कुल भी कोशिश न करे इनको सपोर्ट करने की। हालांकि एक रूम भी दे रहा है USA कि अगर हुथीस चाहें तो वो आर्म्स अपने रख दें, यानी कि सरेंडर कर दें, तो वो बच जाएंगे। यानी कि एक तरीके से धमकी है US की जो हुथीस एंड ऑल द प्रॉक्सीज ऑफ ईरान, और सीधे ईरान को भी, कि आप अपने प्रॉक्सीज को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट ना करें। मतलब यू शुड नॉट एक्टिवेट योर प्रॉक्सीज एंड स्टे अलूफ फ्रॉम ऑल दीज वॉर जोन्स, अदरवाइज यू विल बी ऑल्सो पेनलाइज्ड। और अगर इजराइल और USA एक्टिव हो गए, उनके वॉर एसेट्स सामने आते हैं, तो फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्रिम हो जाएगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या होगी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट लार्ज स्केल पर होगा, बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, जिसमें बहुत से इनोसेंट सिविलियंस भी होंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है वॉर से, फिर चाहे वो हमास की तरफ से हो, फिर चाहे वो इजराइल की तरफ से हो। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन तो लाना ही पड़ेगा। हुथीस, हिजबुल्ला, हमास, इनको तो न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि आफ्टर एट द एंड ऑफ डे दे आर द मिसक्रेसेंट्स, दे आर द ट्रबल क्रिएटर्स, सो दे मस्ट बी न्यूट्रलाइज एट एनी कॉस्ट पॉसिबल। और रही बात ईरान की, तो ईरान को भी समझना होगा कि अगर कुछ मुद्दे सुलझाने हैं तो वो टॉक्स पर होती हैं, टेबल्स पर आकर बैठिए, नेगोशिएट कीजिए, टर्म्स बताइए, अपनी समस्या बताइए, बजाय अटैक करने के, बजाय प्रॉक्सीज को खड़ा करने के। तभी आप एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में सस्टेन कर पाते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इस बार का स्केल कितना आगे बढ़ता है और कितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इसको ज्वाइन करते हैं और कितना ज़्यादा इसकी ग्रेविटी होगी, इन सब पर हमारी नज़र है। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती, आई विल मेक अ सेपरेट विद दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली एक्सप्लोर दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। लिंक इन गिवन डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।